हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। यह एक पुनर्जन्म रीबर्थ की कहानी है और अगर आप लोग मेरा समर्थन करेंगे तो मैं रोजाना एपिसोड अपलोड करूंगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंट्रोडक्शन। कहते हैं हर इंसान को अपनी गलतियों का एहसास कभी ना कभी होता ही है, लेकिन तब क्या हो जब उस एहसास के लिए हद से ज्यादा देर हो जाए। ये कहानी है कनाडा में रहने वाली सांझ खन्ना, जिद्दी, बिगड़ी हुई लेकिन बड़ी सुंदर लड़की की, जिसने अपने मतलबी प्यार के लिए बस गलतियां की, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ दिया। उससे तंग आकर जब उसके डैड ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे वितर्क रावत, एक बिजनेस माफिया किंग से करानी चाही, तो वह सबकी बेइज्जती करके अपनी सगाई से भाग गई। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिससे उसकी शादी तय हुई है वह इतना खतरनाक है जिससे वह कभी भाग नहीं सकती और आगे चलकर उसे मजबूरी में शादी। लेकिन कहते हैं गलतियों की सजा भी कभी ना कभी मिलती है। उसी तरह सांझ की सजा थी पैरालाइज्ड बॉडी सिवाय उसके दिमाग के, जिसके कारण वह चाहकर भी न तो कभी अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर पाए, न ही कभी किसी से माफी मांग पाए। उसे मिला तो सबकी जिल्लत, सबकी नफरत। लेकिन सच तो ये भी है, ईश्वर का पश्चाताप और एहसास हर गलती की माफी बन जाता है। उस ईश्वर के लिए जो अब सांझ को अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका देते हैं और वो फिर पहुंच जाती है अपनी पिछली जिंदगी में, तो क्या अब बदल पाएगी अपनी किस्मत? क्या दोबारा सही ढंग से जी पाएगी अपनी जिंदगी? जानने के लिए पढ़िए स्टार्टिंग द चैप्टर। चवंत मुंह मारने वाली जंगली बिल्ली। राधे कृष्णा। प्लीज़ नॉवेल पढ़ने से पहले नॉवेल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा ताकि आप इस नॉवेल को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो चलिए जानते हैं हमारी नई कहानी। प्लीज़ नैनी वापस आओ, मैं ऐसे नहीं रह सकती, गॉड प्लीज़ हेल्प। ये सब सोचते हुए एक लड़की जो इस वक्त पूरी तरह न्यूड और भीगी हुई थी, अपनी गहरी काली आंखों में कुछ आंसू लिए बेड से टिकर किसी स्टैच्यू की तरह बैठी हुई थी। ये है सांझ खन्ना, उम्र 27 साल, बेजान सा चेहरा, ब्लैक शॉर्ट हेयर जो उसकी चिंता की थे, दुबली पतली सी बेजान सी बॉडी जो अब पैरालाइज्ड थी, लेकिन आज इन हालातों के बाद शरीर की खूबसूरती और चमक चांद की रोशनी से कम नहीं थी। लेकिन इससे अलग, जहां उसकी बॉडी उसके काबू में नहीं थी, बल्कि उसका मन और दिमाग पूरी तरह से ठीक था, और बल्कि उसकी बुरी किस्मत थी या शायद सजा। सांझ जो थोड़ा हिल भी नहीं सकती थी, बस अपनी साइड आइज से आधे खुले दरवाजे से फोन पर बात करते नस को देख रही थी जो उसे इस हालत पर छोड़कर गई थी। वह सांझ अपने इन हालातों और किस्मत में अंदर अंदर रो रही थी। वो उठना चाहती थी, अपने शरीर को ढकना चाहती थी, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वह नाकाम थी। और अब वो टूटकर यही दुआ कर रही थी कि कोई उसे ऐसे न देखे, लेकिन उसकी बुरी किस्मत में शायद यही लिखा था। जहां वह नस से बात करते करते बहाने से चली गई थी, वह अब सांझ के कानों में किसी के कदमों की आवाज और पास आ रही थी, जिसे सुनकर सांझ की धड़कनें भी डर से बढ़ती जा रही थीं, और दूसरे ही पल उसे अपने रूम के सामने से एक लड़का फोन में बात करते हुए जा रहा था। उस लड़के को देखकर सांझ की आंखें डर से फैल जाती हैं। वही उस लड़के की नज़र भी बेड पर न्यूड पड़ी सांझ पर जाती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वो लड़का बिना भाव के कॉल कटकर रूम में एंटर करता है और बेड पर पड़ी सांझ को बिना भाव के लेकिन गंभीरता से देख रहा था। वही सांझ ने अपनी आइरिस को नीचे कर रखी थी, उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था, और दूसरे ही पल उसे दूसरी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर उसे बेहद घबरा जाती है। भाई भाई, अरे कहाँ है तू? ये आवाज सुनकर सांझ अपनी आइरिस से झट से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र उसकी बॉडी को कवर किए हुए ब्लैंकेट पर जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह हैरान हो जाती है। पैरालाइज्ड बॉडी के कारण उसे एहसास नहीं होता कि कब उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया गया। सांझ अब अपनी भीगी आंखों से अपने सामने खड़े उस लड़के को देखती है जो अब भी एक्सप्रेशन के बिना उसे देख रहा था। ये थे वितर्क रावत, कनाडा के माफिया और बिजनेस किंग, उम्र 32 साल, ब्लैक टैक्सिडो सूट में, वेल सेटअप हेयर, गोरे रंग के, नॉन बियर्ड मस्कुलर बॉडी, काली गहरी आंखें, जो बिना भाव के सांझ को देख रहा था। और तभी रूम में एंटर करता है
वितर्क का बड़ा भाई आयान। रूम में आते ही उसकी नज़र सांझ पर जाती है और उसकी आंखों में हैवानियत सी झलक आती है। वो सांझ को एविल स्माइल कर घूरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब उसके भाव एकदम शांत पड़ जाते हैं जब वितर्क उसके तरफ मुड़ता है। ये था वितर्क का बड़ा भाई आयान रावत, रंग गेहुआ, उम्र 37 साल, हैवानियत से भरा चेहरा, बेडौल सा शरीर जो उसकी उम्र से ज्यादा उसे डिस्क्राइब कर रही थी। वितर्क के गंभीर चेहरे को देख आयान खुद को नॉर्मल करता है और शांत लहजे से, वो तुमने बोला था तुम सुबह पैसे दोगे मुझे। सुन वितर्क गंभीर भाव से, मैं ब्रेकफास्ट के बाद। उद्धरण चिन्ह। उसकी सख्त आवाज सुन आयान बस अपना सर हाँ में हिला देता है और एक नज़र सांझ को देख वहां से चला जाता है। आयान के जाते ही सांझ चैन की सांस लेती है और वितर्क को देख मन ही मन उदासी से, ये शैतान वैसे तो इतना चालक है लेकिन जाने क्यों इस हैवान की असलियत नहीं समझ पाता। उद्धरण चिन्ह। वही वितर्क अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल वही बेड पर बैठ जाता है। उसे ऐसे बैठे देख सांझ काफी कंफ्यूज होती है, क्योंकि वितर्क जो उसका चेहरा देखना तो दूर उसके आसपास रहने पर भी झिझलाकर दूर चला जाता था। वो आज उसके रूम में बिना काम बैठा हुआ है, वो भी इतनी शांति से। कहने के लिए तो सांझ उसकी बीबी थी, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत के सिवाय कभी प्यार पनपा ही नहीं था। जहां सांझ कंफ्यूज सी बैठी वितर्क को देख रही थी कि तभी वहां उसकी केयर टेकर आती है। वितर्क को देख वो हड़बड़ा जाती है और कांपती हुई आवाज में उसे ग्रिड करती है, हेलो सर। वितर्क उठते हुए रूड वॉयस में, क्या मुझे कहने की जरूरत है कि तुमने क्या गलती की है? ये सुन केयर टेकर डरते हुए, बच्चा माफ कीजिए सर, मेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए फोन। उद्धरण। ये सुन वितर्क गुस्से से गुर्राते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, पैसा पूरा लिया है तो काम भी सही से करो। यह आपकी आखिरी चेतावनी है और आपके पेमेंट का आधा भी कटा जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वितर्क उससे तेज कदमों में चला जाता है, जबकि उसका गुस्सा देखकर सांझ और केयर टेकर दोनों ही अंदर से डर से कांप गए। लेकिन उसी पल केयर टेकर का गुस्सा सांझ की तरफ बढ़ता है और गुस्से में एक थप्पड़ उसे लगा, जिससे सांझ का चेहरा एक ओर झुक जाता है। केयर टेकर अब गुस्से से सांझ का मुंह पकड़ते हुए, पहले तो तू अपने माँ बाप और पति के लिए ग्रहण थी, लेकिन अब मेरे लिए भी ग्रहण बन चुकी है। मेरे पैसे खा गई हैं। इन घर वालों से जितना तू कारनामे सुनती है उस हिसाब से तो तुझे बाहर किसी नाले में फेंक देना चाहिए। ये सुनकर सांझ की आंखें फिर अश्रुधारा से भीग जाती हैं। तभी केयर टेकर गुस्से से दांत पिसते हुए, तू बस आंखें ही बहा रही है। जानती है इस घर और तेरे पति के आसपास तुझे देखकर काले मुंही डरते हैं कि तू उनकी भी जान न ले ले। सांझ को पैरालाइज्ड बॉडी के कारण उसे इतना हट होने पर भी कुछ एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दर्द से भी ज्यादा दर्द उसे उस केयर टेकर की बात सुनकर हो रहा था, क्योंकि सांझ जानती थी कि अंततः केयर टेकर ने बिल्कुल सही कहा था। तभी केयर टेकर सांझ का मुंह छोड़ते हुए इविल स्माइल के साथ, हाँ बिल्कुल, वहाँ बहुत सारी जंगली बिल्लियाँ थीं। तू भी गिनती में आया करता था। वो आयान सर भी आते हैं, और जब वह आते हैं वे भी तुम्हारे साथ कुछ करने की फिराक में होते हैं। ये सुनकर सांझ मन में रोते हुए, नहीं, मैं कितनी भी बिगड़ी हुई जिद्दी लड़की थी पर कैरेक्टरलेस नहीं थी। प्लीज ऐसा मत कहो। ओह भगवान, अब 6 साल हो गए हैं और तुम मुझे और कितना तड़पाओगे? और कितनी सजा बाकी है मेरे लिए? और कितना जीऊं मैं इतने सारे गिल्ट के साथ? तभी रूम में वितर्क की माँ प्रेरणा जी आती हैं। खूबसूरत दिखती हैं, लगभग 48 साल की, फिर भी स्लिम। उन्होंने रिच ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए, नैनी तुम अपना फोन बाहर भूल गई थी, इसमें बहुत सारे कॉल हैं। लो। सांझ प्रेरणा जी को देखते हुए खुश, प्रियु माँ, कितने महीने बाद देखा है आपको। अब भी वैसी ही खूबसूरत प्यारी सी हैं आप। आज का दिन बहुत अच्छा है, पहले वितर्क और अब प्रियु माँ भी मिल गई। इतना सोचते हुए सांझ उदास, लेकिन काश मैं आप सबसे अपने किए की माफ़ी मांग पाती। अपने परिवार के साथ मैंने आपका परिवार भी बर्बाद कर दिया। प्रेरणा जी
केयर टेकर को फोन देकर बिना सांझ को देखते हुए चली जाती हैं। केयर टेकर गहरी सांस लेते हुए उफ, बच गई। अच्छा हुआ मैडम ने इसकी तरफ देखा नहीं, वरना इसकी चोट को देख लेती तो मैं तो बुरी तरह फंस जाता। ये सुनकर सांझ उदास, जब आपकी कदर नहीं थी तब कितना प्यार बरसता था, और अब जब एहसास है तो ऐसे बेरुखे हो गई हैं आप। काश मैं अपनी जिंदगी में वापस जाकर सब कुछ सुधार पाती। गॉड प्लीज मार दो ना, मुझे अब नहीं झेला जाता। वही दूसरी तरफ उद्धरण चिन्ह वितर्क आयान को पैसे का ब्रीफकेस पकड़ रहा था और गंभीर भाव से उम्मीद है ये बिजनेस के लिए ही हो। ये सुन आयान हंसते हुए, हाँ मेरे भाई, ये बिजनेस के लिए ही है। उद्धरण चिन्ह तभी प्रेरणा जी गुस्से से चिल्लाते हुए, बेशर्म, कम से कम कोई नया झूठ बोल दे, इस बार हर बार बहाना। ये सुन आयान गुस्से में आ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि वितर्क को देखकर झट से खुद को शांत कर लेता है और मायूसी से, नहीं माँ, इस बार सच में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अब एक भी आयाशी नहीं करूंगा मैं। ये सुन प्रेरणा जी आयान को इग्नोर कर गुस्से से, वितर्क मेरे साथ आ, बात करनी है मुझे तुझसे। ये सुन वितर्क प्रेरणा जी के साथ चला जाता है। वही आयान बैग को देख हंसते हुए, चलो 2-3 महीने का काम तो हो गया, लेकिन अगर जाते जाते उस सांझ का रस चख लूँ तो मजा आ जाए। वैसे तो अब उस पर उतनी खूबसूरती नहीं बची, लेकिन फिर भी क्या दूध सी चमकती है। इतना बोल अब आयान सांझ के रूम को देखता है और एविल स्माइल करते हुए, इस बार उस केयर टेकर को ये सारे पैसे क्यों न देने पड़े, लेकिन इस बार बिना सांझ को चखे में नहीं जाने वाला। उद्धरण चिन्ह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरी कैसा लगा या चैप्टर कमेंट में बताना जरूर। चट्टू, इन पैसों में मुझे खरीद लो, बहसी राक्षस। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, उम्मीद करती हूँ बाकी नॉवेल्स की तरह आपको मेरी न्यू नॉवेल भी पसंद आएगी। ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। उद्धरण चिन्ह वैसे तो अब उस पर उतनी खूबसूरती नहीं बची, लेकिन फिर भी क्या दूध सी चमकती है। उद्धरण चिन्ह इतना बोल अब आयान सांझ के रूम को देखता है और एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर, इस बार उस केयर टेकर को ये सारे पैसे क्यों न देने पड़े, लेकिन इस बार बिना सांझ को चखे में नहीं जाने वाला। उद्धरण चिन्ह वही दूसरी तरफ एक वितर्क गंभीर भाव से, मॉम प्लीज, मैंने कितनी बार समझाया है आपको कि मुझे शादी नहीं करनी, ये डेट कैंसल करिए मॉम प्लीज। सुन प्रेरणा जी गुस्से से, अंडरस्कोर, वितर्क, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे अपने पति से दूर रहना पड़ रहा है, उस लड़की को इस घर में झेलना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह बेटा, क्या मैं ही सारे सेक्रीफाइस करूं तुम्हारे लिए, बस एक पोता ही मांग रही हूं मैं। तेरे आयास भाई से कोई शादी करना नहीं चाहता और तू किसी से शादी नहीं कर रहा। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से, डैड को मैंने तो जाने नहीं बोला मॉम, रही बात सा उस लड़की की, तो उसे मैं किसी के सामने आने तो नहीं देता। अल्पविराम, और वैसे भी आपने जिसे चुना है वो एक दिन भी झेल नहीं सकती मुझे, यू नो वेल माई एंगर इश्यूज। योजक चिन्ह इतना कह वितर्क वहां से जाने लगता है। तभी प्रेरणा जी उदासी से, तो कौन झेल सकती है तुझे, उस जैसी लड़की। 11 इतना सुनना था कि वितर्क के कदम वहीं रुक जाते हैं और दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से तपने लगता है। वितर्क अपनी आंखें बंद कर दांत पिसते हुए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज तक की जिंदगी में एक वही है जिसने मुझे 2 साल तक हैंडल किया था। 11 ये सुन प्रेरणा जी आंखों में अंशु लिए, जिसे तेरे डैड और मैं जान से ज्यादा चाहते थे, आज हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते, हम सब उससे नफरत करते हैं, फिर भी क्यों तूने उसे हमारे घर में रखा है। इस बात पर वितर्क कुछ नहीं कहता। तभी प्रेरणा जी गंभीर भाव से, मुझे तुझसे कोई जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आज भी वो तेरी बीबी के नाम से यहाँ रह रही है, तो तू उसी से मुझे मेरा पोता दे दे। ये सुन वितर्क गुस्से चिल्लाते हुए, अंडरस्कोर, स्टॉप इट मॉम, स्टॉप इट। वितर्क को गुस्से में देख प्रेरणा जी घबराकर पीछे हो जाती है। अब वितर्क गुस्से से तमतमाते हुए बिला से बाहर निकल आता है।
जहां उसके बाहर निकलते ही एक हैंडसम लड़का लगभग 33 साल का और उसके साथ कई बॉडीगार्ड्स वितर्क को कवर कर बिला से 3 कार में बिला से बाहर निकल जाते हैं। मिडिल कार में वितर्क और वो हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। डार्क ग्रे आइज के साथ वो किसी हैंडसम हंक से कम नहीं था। यह है वितर्क का बिजनेस पार्टनर रेहाल सहगल और साथ ही कॉलेज फ्रेंड। वितर्क इसे अपने बड़े भाई जैसा भी मानता है। वितर्क को इतने गुस्से में देख रेहाल भी एकदम शांत रहता है, लेकिन तभी उस अशांति भरी शांति को तोड़ते हुए वितर्क गंभीर भाव से तुम आज गेट पर क्या कर रहे थे? ये सुन रेहाल बियर्ड सी स्माइल करते हुए नहीं वो अंदर कदम रखते ही तेरे दहाड़ने की आवाज सुन ली थी, तो शिकार होने की डर से मैं तो अकेले कंपनी जा रहा था, लेकिन उद्धरण चिन्ह ओह हाँ, रेहाल जी की कमजोरी है डर और घबराहट में हमेशा घातक सच बोल देना। ये सुन वितर्क गुस्से से रेहाल को घूरता है, तभी रेहाल हाथ जोड़ते हुए उदासी से ये भाई आज बख्श दे, वैसे भी उस चुड़ैल ने आधी जान निकाल ली है मेरी, प्लीज तू तो छोड़ दे ये सुन वितर्क गंभीर भाव से तुम दोनों में आज भी लड़ाई हुई, लेकिन आज तो रेहान का बर्थडे है न सुन रेहाल दर्द भरी मुस्कुराहट लिए ये दिन तुझ डे से भुलाकर को भी याद है, लेकिन उसकी माँ को ही नहीं। मैंने बस आज उसे घर में रुकने कहा था हमारे बेटे के लिए, लेकिन इतनी सी बात पर उसने मेरा बच्चा आज के दिन भी रोया है यार। उद्धरण चिन्ह ये सुन वितर्क गंभीर भाव से तो तुझे आज उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह ये सुन रेहाल शांत भाव से मैं आज उसे अपने साथ ही लाया हूँ, वो तो तेरी दहाड़ सुनकर मैंने उसे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी में बैठा दिया 11 वैसे आज तू आंटी से किस बारे में लड़ रहा था भाई ये सुन वितर्क रेहाल की बात को इग्नोर करते हुए स्टॉप द कार एंड ब्रिंग रेहन टू मी ये सुन हाल लाचारी से अपना सर में हिलता है और ड्राइवर से कार रुकवा कर अपने 3 साल के बेटे रेहान को वितर्क की गोद में दे देता है। वितर्क की गोद में आते ही रेहान हंसते हुए चाचू चॉकटेल ये सुन वितर्क रेहान से चॉकलेट लेते हुए शांत भाव से हैप्पी बर्थडे रेहान सुन रेहान अपने छोटे मक्खन जैसे हाथों से वितर्क के चेहरे को पकड़कर उसे चिक्स में किस करके थैंक यू कहता है जिससे वितर्क एक पल को अपनी आंखें बंद कर लेता है। रेहान के मुलायम हाथों के एहसास से उसे सांझ के मलाई जैसे गोरे और स्मूथ टच का एहसास याद आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है जब उसे याद आता है कि कैसे सांझ उसे ये झूठा प्यार जताकर छुपकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वितर्क को अपने ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसके 1000 बार धोखा देने पर भी उसने उस दिन उस पर फिर विश्वास करके उसे आज़ाद कर दिया था। वितर्क वापस गुस्से से तमतमाने लगा था, लेकिन जैसे ही उसके कान पर रेहान के खिलखिलाने की आवाज़ आती है जो अब रेहाल के साथ मस्ती कर रहा था, ये देख वितर्क गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करता है। वितर्क अब खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन यकीन नहीं होता कि तुम वही हो जो बचपन में किसी गरीब बच्ची के लिए अपने दोस्तों से लड़ रही थी, और वही आज इतनी धोखेबाज और बेरहम है। वही दूसरी तरफ उद्धरण चिन्ह आयान शैतानी मुस्कुराहट के साथ सांझ के कमरे में एंटर करता है, जहां सांझ व्हीलचेयर में बैठी हुई थी और केयर टेकर नैनी उसके बाल बना रही थी। वही सांझ आयान तो देखकर फिर घबरा जाता है। निशांत के हाथ में बैग देख सांझ समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। आयान हंसते हुए हे नैनी कैसी हो तुम? ये सुन नैनी मुस्कुराते हुए हेलो सर, तो फिर आ गए आप इसकी बोली लगाने। ये सुन आयान एविल स्माइल करते हुए बेबी बहुत समझदार हो तुम, वैसे 30 लाख के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह ये सुन नैनी हैरान रह जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो सांझ के अंगे आते हुए उदासी से इतने पैसों में तो मैं आपको अपनी 10 रातें दे दूं, लेकिन मैं इस लड़की को आपको नहीं दे सकती। मैंने पहले ही बताया था आपको इसकी बॉडी आपके जख्म सहने लायक नहीं है। ये सुन आयान गुस्से से मैं किसी भी लड़की को 5 से ज़्यादा ट्राई करना पसंद नहीं करता, तो अपनी बारी तो अब भूल जाओ तुम और इसका 50 लाख में सौदा डन करो, बस एक ही रात की तो बात है यार।
ये सुन नैनी गंभीर भाव से, बिल्कुल नहीं, अगर इसके बारे में बॉस को पता चला तो मेरी और मेरे परिवार की जान ले लेंगे वो। जाने कैसे उन्हें इसकी हर पल की खबर रहती है, इसलिए इतना बड़ा जोखिम में नहीं उठा सकती। जानते हो न, तुम्हारा भाई शैतान है, एक किस तरह तड़पा तड़पा कर लोगों की जान ले लेता है। एक सुन अयान गुस्से से, तेरी तो ये पकड़ 1 लाख और चल। ये सुन नैनी गुस्से से, अंडरस्कोप क्या, बस 1 लाख। ये सुन अयान नैनी का हाथ पकड़ वाशरूम की तरफ घसीटते हुए गुस्से से, औकात से ज्यादा ही है। 11 अयान नैनी को लेकर वाशरूम में चला जाता है। वही ये सब सुन सांझ की आंखें फिर भीग जाती है। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि इस बार फिर उन्होंने इस राक्षस से उसे बचाया। वही उसे नैनी जैसी औरतों से घिन भी आ रही थी कि शादीशुदा खुशहाल जीवन होने के बाद भी वो ऐसे गंदे काम करती थी। अल्पविराम और कुछ देर बाद ही रूम में ड्रेस कराने की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुन सांझ गुस्से से, अंडरस्कोप कैसा बहसी रछास है ये, सच में विश्वास न होता कि एक लड़की के धोखे के कारण ये ऐसा बन गया। 1 घंटे बाद अयान वाशरूम से बाहर निकलता है और पागलों की तरह हंसते हुए अपना बैग उठता है और उसकी नज़र सांझ पर जाती है। सांझ को देख वो सांझ पास उसकी व्हीलवेयर को पकड़ अपने करीब कर लेता है और हंसते हुए, और चांद की चमक कैसी हो, अब तक न तो ठीक हुई, न तो मरी, और न तो मेरी हो पाई। उद्धरण चिन्ह। अयान को अपने इतना करीब देख सांझ को बेहद डर लग रहा था। वो बस उससे दूर भागना चाहती थी। अयान सांझ के चेहरे में हाथ फिरते हुए, अंडरस्कोप अपने बुरे कर्मों के फल एंजॉय तो कर रही हो ना, लेकिन पता है बस एक चीज की कमी है, मेरी दी जाने वाली सजा से न तुम्हारे सारे बुरे कर्म निपट जाएंगे हम, और हो सकता जैसे मेरी दिए एक्स्ट्रा लव से जैसी नैनी बेहोश हो गई, वैसे ही तुम भी ठीक हो जाओ, हाँ ना। तो चलो आज डॉक्टर अयान तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा। इतना कह अयान सांझ की गर्दन पकड़ उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही सांझ मन ही मन रोते हुए, नहीं नहीं, गॉड प्लीज हेल्प, इससे अच्छा मुझे मार दो प्लीज, नहीं। तभी अयान रुक जाता है और कंफ्यूजन से, ये क्या, ये तुम्हारी आंखों से ये पानी क्यों निकलता रहता है, इसे तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, चलो बेड पर चलते हैं सिली गर्ल। उद्धरण चिन्ह। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल। 3 रेप केस और इसे उठाकर बाहर फेंको। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज मेरी इस नॉवेल को भी मेरी बाकी नॉवेल्स की तरह ही प्यार दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी, हाँ ना। तो चलो आज डॉक्टर अयान तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा। इतना कह अयान सांझ की गर्दन पकड़ उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। ही सांझ मन ही मन रोते हुए, अंडरस्कोप नहीं नहीं, गॉड प्लीज हेल्प, इससे अच्छा मुझे मार दो प्लीज, नहीं, अंडरस्कोप। तभी अयान रुक जाता है और कंफ्यूजन से, ये क्या, ये तुम्हारी आंखों से ये पानी क्यों निकलता रहता है, इसे तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, चलो बेड पर चलते हैं सिली गर्ल। इतना कह अयान सांझ के बेजान से शरीर को उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाते हुए, अंडरस्कोप तुम सभी लड़कियां इतनी धोखेबाज क्यों होती हो, खैर होती हो तो क्या ही कर सकते हैं, वैसे पता है आज घर में कोई नहीं है और हमारे बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बहा बेहोश पड़ा है। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें, धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 लव विदाउट हार्ट, 2 माई डेविल अमीर पति देव, 3 माई पैशनेट माफिया लव, 4 माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी, 5 हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। मजेदार है न। जहां अयान अब सांझ को बेड पर लेटा देता है, वही सांझ अब सच में अंदर से भी किसी बेजान सी गुड़िया सी हो गई थी। उसने इस लम्हे को भी अपनी सजा समझ ली थी। अब वह भगवान से कोई मदद नहीं मांग रही थी सिवाय मौत के। ही अयान सांझ के ऊपर बैठकर हैवानी मुस्कुराहट के साथ उसके गाउन के बटन्स ओपन करने लगता है। लेकिन तभी नैनी वाशरूम का दरवाजा खोल देसे तैसे बाहर आती है
और अपने सर से बहते खून पर हाथ रखते हुए, अंडरस्को छूना भी मत उसे, अंडरस्को उससे दूर हो वरना बस एक टेप और बॉस को फोन चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनना था कि अयान नैनी के हाथ में फोन देखता है और गुस्से से सांझ के ऊपर से उठता है और गुस्से से तुझे तो मैं बाद में देखूंगा से। ये सुन नैनी एविल स्माइल करते हुए, जरूर, लेकिन इससे पहले तुझ पर मेरा रेप केस लगे, ये सारे पैसे मुझे देकर जा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान गुस्से से नैनी की तरफ बढ़ते हुए, अंडरस्को साली, तेरी इतनी हिम्मत। तभी नैनी अपना हाथ दिखा उसे रोकते हुए गुस्से से, क्या चाहता हो कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ बुला लूं और फिर से एक रेप केस। ये सुन अयान गुस्से से अपने कदम पीछे करते हुए वो पैसों से भरा बैग छोड़कर वहां से चला जाता है। अयान के जाने के बाद नैनी, जिसकी सारी बॉडी पर निशान और सर पर चोट थी जो उस बेहोश करने के लिए अयान ने मारी थी, अपने टॉप से वो अपने सर के खून को साफ करती है और पैसों से भरा बैग लेकर इतने दर्द में भी खुशी से रही थी जैसे ये दर्द चोट उसके लिए पैसों के अंगे कुछ न हो। वही सांझ अब तक शॉक्ड थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस बार भी उस बेहोशी से बच गई। वही तरफ वितर्क अपने आलीशान केबिन में बैठा अपने काम में बिजी था कि तभी रेहान बाहर रोते रोते आता है। अल्पविराम। रेहान को रोते देख वितर्क अपना काम छोड़ हड़बड़ कर रेहान को गोद में उठा लेता है और गंभीर भाव से, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? 11। ये सुन रेहान बुरी तरह सिसकते हुए, अंडरस्को मम्मा डैडी फिर से लड़ रहे हैं। गंदी मम्मा ने मेरे डैडी को मारा। उद्धरण चिन्ह। सुन वितर्क का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो जाता है। वितर्क अब रेहान के अंशु साफ करते हुए गंभीर भाव से, तो क्या मम्मा को सजा मिलनी चाहिए? ये सुन रेहान सिसकते हुए हाँ में सर हिलाता है। ये सुन वितर्क शांत भाव से, ओक, तो अब शांत हो जाओ आप। उद्धरण चिन्ह। रेहान को शांत कर वितर्क उसे गोद में लिए रेहाल के केबिन में जाता है, जहां रेहाल अपना सर पकड़े अब बेटा था। वही उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान पड़े थे और वही उसके पास उसकी बीबी मिस्का, जिसने एक शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। वितर्क अब रेहान को वही सोफे पर शांत बैठने बोलकर मिस्का के पास आता है और गंभीर भाव से, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, यहाँ तमाशा मत करो। उद्धरण चिन्ह। सुन मिर्का वितर्क की तरफ मुड़ती है और गुस्से से कहा जाने वाली नजरों से उसे घूरती हुई, ये जो भी है सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी है, और फिलहाल तुम मेरे हस्बैंड के केबिन में हो जो मेरा भी है, तो तुम निकलो यहाँ से। सुन वितर्क गुस्से से तमतमा जाता है। आज तक की जिंदगी में उससे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी के नहीं थी। ये बात जाहिर मिश्का भी जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो इस माफिया किंग के दोस्त से भी बढ़कर भाई की वाइफ है, जिसे वो एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता, जिस वजह से उसके अंदर वितर्क को लेकर कोई भी डर नहीं था। तभी रेहाल गंभीर भाव से, वितर्क तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी खुद आता हूँ। इतना सुनना थे कि मिश्का गुस्से से चीखते हुए, अंडरस्को कहा आता हूँ, बिना ब्लैक कार्ड लिए तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से। ये सुन रेहाल गंभीर भाव से, जो कार्ड दिया था वो काफी था, तुमने उसे भी अयासियों में उड़ा दिया, तो ब्लैक कार्ड तो भूल ही जाओ तुम। अल्पविराम। उद्धरण चिन्ह। मिश्का कुछ कहती कि वितर्क गंभीर भाव से, बिल्कुल सही, वैसे भी उसका ब्लैक कार्ड मेरे पास है, अगर वो मान भी जाता तो मैं तुम्हें वो नहीं देता, मेरे भाई को बर्बाद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रेहाल अब हैरान था कि जरूरत से ज्यादा कुछ न बोलने वाला वितर्क आज इतना क्यों बोल रहा है। अही ये सुन मिश्का, जो पहले से गुस्से से पागल थी, ये सुन अब गुस्से में हंसते हुए, अंडरस्को ओह अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कह मिश्का गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ वितर्क को जड़ देती हैं। लेकिन एक थप्पड़ के आवाज के ठीक बाद इस रूम उससे भी तख्तबार थप्पड़ों की गूंज उस केबिन में गूंज जाती है। वितर्क अपने पेंट पर हाथ डाले गंभीर पर एक जीत भरे भाव लिए सामने होते तमाशे को एंजॉय कर रहा था। वही जिस रेहाल ने आज तक किसी औरत पर चिल्लाया भी नहीं था, वो आज अपनी बीबी पर पहली बार 2-3 थप्पड़ों की बारिश कर उसे घसीटते हुए अपने केबिन से बाहर निकाल देता है। रेहाल गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडरस्को हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठने की, मिश्का आज हद पार कर दी है तुमने। उद्धरण चिन्ह।
रेहाल का सडन रिएक्शन देख मिश्का अपने होशों हवास खो बैठी थी। वही अब वितर्क फ्लो पर पड़ी मिश्का के पास अब उसके ही बेटे रेहान को लाकर खड़ा कर देता है और गंभीर भाव से, रेहान क्या आपको मम्मा पसंद है? ये सुन रेहान मिश्का से डरते हुए अपना सर नीचे करन में हिला दे है। वही रेहाल वितर्क जो कर रहा था उन सब से काफी कंफ्यूजन था, वह आज उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वही रेहान का जवाब सुन के बाद वितर्क अब फिर से, क्या आपको मम्मा के साथ रहना है? योजक चिन्ह। ये सुन रेहाल अब एक नज़र वितर्क को देखता है और फिर अपने पापा हाल को और अंशु आसस भरी आंखों से अपने डेड को देखते हुए अपना सर न में हिला देता है कि ये देख मिश्का अब रेहान को जान से मारने वाली नज़रों से घूर रही थी। वही ये देख रेहाल जो बस अपने 3 साल के बेटे के लिए ये शादी निभा रहा था कि कभी उसे अपनी मम्मा और परिवार की कमी महसूस न हो, ये सुनने के बाद कि उसका बेटा अब ज़्यादा दर्द में है, उसके इस डिसीजन से वो बिना कुछ बोले अब किसी को फ़ोन करता है। फ़ोन में रेहाल गंभीर भाव से, आज के आज मुझे डाइवोर्स पेपर चाहिए। इतना कह रेहाल फ़ोन कटकर गंभीर भाव से, गार्ड्स इसे उठाकर बाहर फेंको और ध्यान रहे ये फिर यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सुन मिश्का जो अब तक बस शॉक्ड पड़ी हुई थी रेहाल के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए, बेबी नहीं प्लीज, मैं तुमसे और रेहान से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन रेहाल बिना कुछ कहे अपना पैर झटकता है और रेहान को गोद में लेकर अपने केबिन में चला जाता है। वही गार्ड्स मिश्का के काफी चीखने चिल्लाने के बाद भी घसीटते हुए उसे कंपनी से बाहर फेंक देते हैं। मिश्का कुछ देर रावत इंटरप्राइजेज के सामने इस उम्मीद में खड़ी रहती है कि रेहाल गुस्सा शांत होने के बाद उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन काफी देर बाद जब रेहाल न तो बाहर आता है न तो उसका फोन उठता है, तब मिश्का हर कार बाहर से जाने लगती है। लेकिन जाते हुए एक बार मुड़कर इस आलीशान और कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी को गुस्से से घूरते हुए, अंडरस्को मिश्का नेथेन को तुमने कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया है वितर्क रावत। भले ही मैंने अयाशिया की है, लेकिन किनके साथ ये तुम सोच भी नहीं सकते, बदला तो मैं लेकर आऊंगी तुमसे इसका। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ व्हीलचेयर में बैठी हुई थी और मन ही मन गुस्से से नैनी को देख रही थी, जो अपने शरीर के निशानों पर फाउंडेशन लगकर छिपा रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद सांझ झिझलाते हुए, अंडरस्को क्या मुसीबत है? अब जब तक इसकी चोट ठीक नहीं हो जाएगी अपनी फैमिली से झूठ बोलकर यही रहेगी। गॉड, मुझे इसके साथ नहीं सोना। तभी नैनी रेडी होकर हंसते हुए, अंडरस्को तो घूमने चले मेरी सोने की गुड़िया, लड़की तू जैसी भी है लेकिन मेरे बहुत फायदे की है। इतना कह नैनी सांझ को लेकर उस शानदार व्हाइट मार्बल विला से बाहर निकलती है और गार्डन एरिया की तरफ आती है, जहां एक बेहद खूबसूरत ब्यूटीफुल नेचर से जड़ा गार्डन था। सांझ को अपनी इस दर्द भरी जिंदगी का यही एक समय बस अच्छा लगता है जब वो इस खुले महकते गार्डन में होती है। हालांकि सांझ बहा की ताजी लहराती हवा अपनी बॉडी पर महसूस तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जब हवा के झुके से फूल वाले नन्हे पौधे लहराते वही पल देख के वो बहुत खुश हो जाया करती थी। सांझ मन ही मन मुस्कुराते हुए, अंडरस्को भगवान जी जानते हैं ना आप, मुझे जल्दी मरना है और नया जीवन लेके फिर अपने मम्मा पापा के पास आना है, लेकिन इस बार उन्हें दुख नहीं खुशी देनी है, जिल्लत नहीं इज्जत देनी है, नफरत नहीं प्यार देना है। ये आखिरी विश है मेरी, पूरी करेंगे ना आप? ये कहते हुए सांझ उदासी से, अंडरस्को इसलिए जल्दी ये जिंदगी खत्म करिए ना प्लीज, बस खत्म होने से पहले मुझे इस परिवार से माफी मांगनी है। उन्हें बताना है कि उनके इतने प्यार के बदले मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास है। सांझ खुद से बातों में गुम थी। वही अब शाम ढलने लगी थी। वही नैनी हमेशा की तत् सांझ को भूलकर एक मेड के साथ गप्पों में बिजी थी। वही सांझ भी अपने टाइम पास के लिए सुनती रहती थी। तभी वहाँ किसी बच्चे की किलकारियां गूंज जाती है। वितर्क का हाथ पकड़े रेहान फुटबॉल पकड़े गार्डन की तरफ दौड़े आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुन सांझ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को लगता है आज रेहान आया। तभी वो मेड नैनी को रेहाल और उसके बीच हुए सारे किस्से के बारे में बताती है, जिसे सुन सांझ का मन उदास हो जाता है। सांझ उदासी से, अंडरस्को रेहाल भाई कितने अच्छे हैं, वो मेरी कितनी मदद भी करते थे,
लेकिन गलत लड़की से प्यार करने की गलती ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी। तभी रेहान वितर्क का हाथ पकड़ सांझ के सामने ले आता है और उसके साथ फुटबॉल खेलने लगता है। वही वितर्क सांझ को एक नज़र देखता है और नैनी को उसे यहाँ से ले जाने को कहता है। तभी नैनी शांत भाव से, सर वो मैम ने मुझे बुलाया है, बस 2 मिनट में आकर मैं इन्हें ले जाती हूँ। ये सुन वितर्क बस अपना सर हाँ में हिला देती है। वही सांझ एक तक उदासी से वितर्क को देख रही थी, लेकिन दूसरे ही पल उसका ध्यान रेहान की शरारतें खींच लेती है, जिन्हें देख सांझ मन ही मन हंसते हुए अंडरस्कोर ये बिल्कुल रेहाल भाई की 2 कॉपी है। वितर्क और रेहाल दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन तभी वितर्क से बॉल गलती से सांझ की तरफ लग जाती है, जो सांझ की व्हीलचेयर के पहिए पर लगती है और व्हील लॉक न होने के कारण व्हीलचेयर तेजी से गार्डन की ढलान से लुढ़कने लगती है, जिसे देख वितर्क एक पल तो बस देखता रह जाता है, लेकिन दूसरे ही पल तेजी से सांझ की तरफ दौड़ता है। लेकिन वही अब व्हीलचेयर ने भी स्पीड पकड़ ली थी कि सांझ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वितर्क को अपने पास आने के लिए इतना बेताब देख बस उसकी दिल की धड़कन उसे बढ़ती महसूस हो रही थी। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल, बाय। और नई दुनिया अंडस को हमें मरता देखने के कारण इतना प्यार उमड़ गया है। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वही सांझ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वितर्क को अपने पास आने के लिए इतना बेताब देख बस उसकी दिल की धड़कन उसे बढ़ती महसूस हो रही थी। इन दर्द भरे 6 सालों में सांझ ने पहली बार अपनी बॉडी में कुछ महसूस किया था, जिससे वो हैरान थी। जरसार रावत बिला शहर की उधेड़बुन से दूर एक बड़ी पहाड़ी पर था और गार्डन एरिया बिला के पीछे था, जो भाग समतल नहीं था। वितर्क पूरी ताकत से सांझ की तरफ दौड़ते हुए उसका नाम पुकारे जा रहा था, जो सांझ को कुछ तो महसूस करा रही थी। लेकिन सांझ का बेजान चेहरा जाने कैसे वितर्क को देख एक मुस्कुरा देता है। सांझ को भी पता है कि वो पहाड़ी से गिरने जा रही है, लेकिन वो खुश थी। वो इस दर्द भरी जिंदगी इतना गिल्ट झेलकर इतनी टूट चुकी थी कि अब उसे मौत बहुत प्यारी और अपनी लग रही थी, को उसका सारा दर्द खत्म कर देगी। वही वितर्क अब सांझ के कुछ करीब था और उसकी मुस्कुराहट देख सकता था। सांझ को मुस्कुराते देख वो हैरान होता है, लेकिन इस वक्त उसे बचाने का जुनून इस कदर था वितर्क में कि वह अपनी पूरी जान लगाकर उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस तब तक सांझ की व्हीलचेयर खाई में गिरने लगती है, लेकिन फिर भी वितर्क कूदकर सांझ की व्हीलचेयर का एक साइड पकड़ लेता है। वितर्क एक नज़र सांझ को देखता है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी, फिर व्हीलचेयर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सांझ अपने बेहद कैप्टे हाथों से वितर्क के हाथ को टच करती है, जिससे वितर्क हैरान सा सांझ के हाथ को देखता है। वो दोनों ही नोटिस करते हैं कि उनके रिश्ते में नफरत होने के बाद भी उन दोनों के हाथों में आज भी वेडिंग रिंग थी। वितर्क को जाने क्या होता है, अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे सांझ को थोड़ा ऊपर खींच लेता है। वही सांझ अब वितर्क को एक तक देख कपटी लैंग्वेज में सॉरी ये सुन वितर्क अब बेहद ज्यादा हैरानी से सांझ को देखता है। वही सांझ भी अब उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उस व्हील चेयर से खुद नीचे खिसकाने लगती है, जिसे देख वितर्क चिल्लाते हुए नू। वितर्क अंगे कुछ कहता या करता सांझ उस गहरी खाई में समा जाती है और वितर्क बस एक तक खाई को देखता रहता है। उद्धरण चिन्ह। वही खाई से गिरने के बाद भी सांझ मरती नहीं है। उसके मुंह, सर और काफी जगह बुरी चोट पड़ चुकी थी। वो पूरी तरह खून से सन चुकी थी। Important notice time my friends। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. लव विदाउट हार्ट। 2. माई डेविल अमीर पति देव। 3. माई पैशनेट माफिया लव। 4. माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी। 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स।
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। उसे अब दर्द महसूस हो रहा था। वो गहरी सांसें लेती हुए करवट लेती है और मुस्कुराते हुए अंडस को आपने माँ मुझे बुला लिया भगवान जी, ये कहते हुए सांझ अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ गलतियां और गुनाह इतने बढ़ जाते हैं जो माफी के काबिल नहीं होते, इन्हीं गुनाहों की सजा सांझ ने 6 साल भुगती। उसने दिल से हर दर्द बेरुखी जिल्लत को अपना पश्चाताप माना था। अल्पविराम, उसने भगवान के दी हर सजा को बिना शिकायत झेला था और अब भगवान को बारी थी उसकी एक इच्छा जिसे वो पिछले 6 सालों से मांग रही थी कि काश वो पिछली जिंदगी में जाकर सब ठीक कर पाती। टू बी कंटिन्यू। उद्धरण चिन्ह। अलार्म की इरिटेटिंग आवाज। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, आप यहाँ भी सोने नहीं देते क्या? अरे हम आत्माओं को कौन सा काम करना है अब? ये कहते हुए लड़की अपनी ब्लैंकेट से अपने सर और कान को कवर कर लेती है। लेकिन तभी एक आदमी की आरती गाने को आवाज आती है, जो राधे कृष्णा की आरती बहुत सुरीली आवाज में गाए रहे थे। आवाज सुन सांझ अब झटके से ब्लैंकेट हटाकर अपने कान साफ करते हुए ध्यान से सुनती है और जब उसे एहसास होता है कि उसके कान नहीं बज रहे, तब वो बेसुध सी दौड़ते हुए रूम से निकलती है और बड़े से एरिया को कवर कर सीढ़ियों से तेजी से दौड़ते हुए नीचे हॉल में आती है और हॉल से मंदिर में जहाँ राधे कृष्णा के मंदिर में एक आदमी पूजा कर रहा था। उस आरती को सुनने के बाद ही सांझ का माइंड सुन्न हो चुका था। उसे बस इस आवाज वाले आदमी को देखना था जो फिलहाल उसकी तरफ पीठ किए हुए पूजा में मग्न थे। सांझ अब ध्यान से उस आदमी की कद काठी देख भरी आंखों से अंडस को, ये मुझे पापा की तरह क्यों लग रहे हैं? मर के भी सपना देख रही हूँ क्या मैं? तभी वो आदमी सांझ की तरफ मुड़ता है, जिन्हें देख सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये थे सांझ के पिता राजवीर खन्ना, कनाडा के टॉप बिजनेसमैन में से एक, जिनके दिल में बस इंडिया और बही के संस्कार है। राजवीर जी बिना भाव के सांझ की तरफ ही बढ़ रहे थे। वही प्यार 6 साल बाद अपने डेड को देख सांझ हैरानी से, हे भगवान, इसे कौन सा अच्छा कर्म कर लिया मैंने जो मैं स्वर्ग में आ गई और आते ही मुझे पापा भी मिल गए। सांझ एक तक हैरानी और अविश्वास से राजवीर जी को देख रही थी। वही राजवीर सांझ को देख हैरानी से, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? अल्पविराम। अपने पापा की आवाज सुन सांझ की आंखें अंशुओं से भर जाती है। बिना कुछ बोले वो बस डबडबाई आंखों से अपने पापा को एक तक देख रही थी। और तभी एक लेडी गुस्से से, सांझ बेटा, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, ऐसे कपड़ों में रूम से बाहर मत आया करो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो लेडी राजवीर के साथ खड़ी हो जाती है। तभी राजवीर उस लेडी को आरती देते हुए गंभीर भाव से, अंडस को रहने दो सुहाना, हमारी बेटी को अब हमारी कोई बात पसंद नहीं आती, जानती हो न तुम? उद्धरण चिन्ह। सांझ को तो अब भी लग रहा था कि वो स्वर्ग में है। सांझ अचानक बिलखते हुए रोने लगती है और अपने घुटनों में बैठ, मुझे माफ कर दीजिए मम्मा पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, बहुत तकलीफ दी मैंने आपको, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जान। सांझ इसके अंगे कुछ बोलती कि वो दोनों सांझ को पकड़ उठाते हुए फिक्र से, राजवीर जी, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटा? तभी सुहाना जी सांझ के गाल में हाथ रखते हुए, अंडस को, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक है न? कुछ हुआ है क्या? सांझ अपना सर न में हिलाते हुए उनके गले लग और बुरी तरह रोने लगती है। सांझ को ऐसे रोते देख राजवीर और सुहाना जी दोनों की आंखें भी भर आती है। वो अपनी एकलौती बेटी को ऐसे टूटता सा नहीं देख सकते थे। तभी राजवीर जी गंभीर भाव से, क्या हुआ है बेटा, क्या कॉलेज कुछ हुआ है? ये सुन सांझ रोते हुए अपने डैड को कंफ्यूजन से देखते हुए, अंडस को कॉलेज? कैसा कॉलेज पापा? सुन सुहाना जी गंभीर भाव से, तुम्हारा कॉलेज बेटा, आज हो क्या गया है तुम्हें, और पहले रोना बंद करो तुम। एक सांझ अब भी काफी कंफ्यूज थी। वही उसके कुछ न बोलने पर राजवीर जी फिक्र से, 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ बेटा, तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे। 11 ये सुन सांझ अब रोना बंद कर कंफ्यूजन से, अंडस को, मम्मा पापा हम कहाँ है? ये सुन राजवीर जी फिक्र से, अंडस को, और कहा अपने घर में सांझ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सांझ अपने अंशुओं से दबदबाए आंखों को साफ करते हुए अपने चारों तरफ देखती है।
जहां वो अपने आलीशान एंथेटिक बिला के हॉल पर थी। सांझ अब उठकर हैरानी से चारों ओर घूमकर अपने घर को देखती है और दूसरे ही पल अपना सर अविश्वास से नमे हिलाते हुए फ्लो पर गिर जाती है। वहीं राजवीर जी और सुहाना जी, जो अब तक सांझ के अजीब बिहेव से हैरान परेशान थे, सांझ को बेहोश देख घबरा जाते हैं और सांझ को पुकारते हुए उसके पास जाते हैं। वहीं राजवीर जी सांझ को गोद में उठाते हुए फिक्र से, सुहाना जल्दी डॉक्टर को कॉल कीजिए। इतना कह राजवीर जी सांझ को उठाकर सीढ़ियों से उसके रूम में ले जाते हैं। लगभग 30 मिनट बाद रूम में डॉक्टर और राजवीर सुहाना जी फिक्र भरे चेहरे लिए खड़े थे। सांझ को चेक कर डॉक्टर शांत भाव से, शायद इन्हें किसी बात का सदमा लगा है या किसी बात का बहुत प्रसा हो इन पर। ये सुन राजवीर जी गंभीर भाव से, लेकिन कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, इवन हमसे लड़कर अपनी जिद से आधी रात पार्टी में जाकर बहुत खुश भी थी, क्यों सुहाना? ये सुन सुहाना जी, जो सांझ का सर अपनी गोद में रखे उसका सर सहला रही थी, फिक्र से अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी डॉक्टर शांत भाव से, कोई तो वजह होगी जो इन्हें परेशान कर रही है, ये तो आप इनसे ही जान सकती है। डॉक्टर कुछ टैबलेट्स लिखकर स्लिप राजवीर जो को देकर चला जाता है। वही कुछ देर बाद सांझ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सांझ धुंधली आंखों से अपने आसपास देखते हुए, अंडरस्कोप, लगता है नर्क पहुंच गई मैं। ये कहते हुए सांझ अपनी आंखें मिचते हुए उठती है। तभी राजवीर जी और सुहाना जी खड़बड़ाते हुए, अंडरस्कोप सांझ बेटा ठीक है अब तू सुन। सांझ हैरानी से फिर से अपने मम्मा पापा को देखती है और फिर अपने रूम को देखती है। ये उसका रूम था जिसे उसने बहुत पहले अपने सपने की तरह सजाया हुआ था। सांझ की आंखें अब भी अविश्वास से भर जाती है। अब वो अपने पास बैठी अपनी मम्मा को देखती है और उनका हाथ थामती है। सांझ अब कन्फ्यूजन से अपना सर खुजलाती है। तभी उसका ध्यान अपने बालों पर जाता है, जो हल्के घुघराले कमर तक लंबे बहुत खूबसूरत थे आए। बालों के बाद सांझ हड़बड़ाकर अब खुद को देखती है, जिसने लाइट पिंक नाइटी शॉर्ट एंड टॉप पहना हुआ था, जो कुछ रिबेलिंग था। कि सांझ की ये अजीब हरकतें देख राजवीर जी घबराते हुए, अंडरस्कोप सुहाना, क्या हमारी एकलौती बेटी का दिमाग खराब हो गया है? अंडरस्कोप। ये सुन सुहाना जी फिक्र से अपने कंधे उचका देते हैं। तभी सांझ हंसते हुए, अंडरस्कोप में वापस आ गई सच में। ये कहते हुए सांझ हंसते हुए बेड से कूदकर राजवीर जी के ऊपर कूद जाती है और खुशी से, अंडरस्कोप मेरे प्यारे पापा, आप मुझे फिर से मिल गए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी सांझ को गोदी लिए हैरानी से सुहाना जी को देख रहे थे। वही सुहाना जी के खुद तोते उड़े हुए थे। तभी सांझ राजवीर की गोदी से उतरकर अपनी मम्मा का चेहरा थाम उसे किस करते हुए, अंडरस्कोप मेरी प्यारी मम्मा, हाय आज भी खूबसूरत हो, आई लव यू मामा। ये कहते हुए सांझ उदासी से, अंडरस्कोप अब मैं आप दोनों को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सुहाना जी सांझ का सर सहलते हुए, क्या हुआ है बेटा, हम कब तुमसे दूर? उद्धरण चिन्ह। तभी राजवीर जी भी मुस्कुराकर सांझ के सर पर हाथ रखते हुए, अंडरस्कोप और कहा जाएगा हम अपने धड़कते दिल को छोड़कर। 11। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए, हाँ मैंने आज बुरा सपना देखा कि मैंने आपको खो दिया, वो भी अपनी जिद के कारण। इसलिए मैंने सोचा है आज से मेरी जिद, मेरी गलतियां और सबसे बड़ा मेरे एंगर इश्यूज, ये सब बंद, अंडरस्कोप ताकि आप हमेशा मेरे साथ ही रहे। आई लव यू मॉम डैड। अब मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। ये कहते हुए सांझ दोनों के गले लग जाती है। वही अपनी बिगड़ी हुई सांझ की अचानक इतनी अच्छी बातें और इतना प्यार देख राजवीर जी और सुहाना जी हैरानी होने के साथ साथ बहुत खुश भी थे। उन दोनों की आंखें भीग चुकी थी। तभी सांझ दोनों से अलग होते हुए मुस्कुराते हुए, अंडरस्कोप मैं कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है, पापा आप भी रेडी हो जाए, ऑफिस जाते वक्त मुझे कॉलेज छोड़ दीजिएगा। ये सुन राजवीर जी हैरानी से, अंडरस्कोप क्या मैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुन सांझ मुस्कराते हुए, अंडरस्कोप हाँ मेरे प्यारे पापा। इतना कह सांझ खुशी से दौड़ते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वही राजवीर जी सुहाना जी से कुछ कहते कि तभी सुहाना जी कंफ्यूजन से, अंडरस्कोप क्या चेक मैंने फीवर नहीं है उसे, आंखें भी ठीक है, तबीयत खराब तो नहीं लगती।
ये सुन राजवीर जी हैरानी से, तो क्या हम दोनों सपना देख रहे हैं? एक रात में हमारी बिगड़ी हुई जिद्दी बेटी इतनी सुधार कैसे सकती है? ये सुन सुहाना जी शांत भाव से, कुछ नहीं, सपने में हमें मरता देखने के कारण इतना प्यार उमड़ गया है। अभी नीचे फिर मैडम के कपड़ों के कारण हम लड़ेंगे, और फिर नाश्ते में फास्ट फूड न मिलने के कारण वो लड़ेगी। डोंट वरी, अभी सब नॉर्मल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल। 5 औकात है तो बस छू लीजिए, वे तर्क खतरनाक शख्सियात। योजक चिन्ह। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। आपके इतने सारे प्यार और से के लिए दिल से शुक्रिया अदा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सुहाना जी शांत भाव से, अंडरस्कोर कुछ नहीं, सपने में हमें मरता देखने के कारण इतना प्यार उमड़ गया है। अभी नीचे फिर मैडम के कपड़ों के कारण हम लड़ेंगे, और फिर नाश्ते में जंक फूड न मिलने के कारण वो लड़ेगी। डोंट वरी, अभी सब नॉर्मल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ। उद्धरण चिन्ह। सांझ दौड़कर सीधे मिरर के सामने आती है और बिना भाव के एक तक खुद को देखती रह जाती है। काली गहरी बड़ी सी आंखें, घनी पलकें, छोटा सा प्यारा चमकता चेहरा, रोजी लिप्स, चमकती सफेद स्किन। एक सांझ ने बरसों बाद खुद को नॉर्मल देखा था। वो तो भूल ही गई थी कि वो एक समय पर इतनी खूबसूरत लगती थी, और वो भी क्यों ना बचपन से अपने पेरेंट्स की प्रिंसेस थी वो। सांझ अपने चिक्स पुल करते हुए हल्के से मुस्कुरा देती है, तभी उसकी नज़र अब अपने छोटे छोटे कपड़ों पर जाती है, जिन्हें देख सांझ गंभीर भाव से, मम्मा पापा को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे, अक्सर हमारी इसी कारण लड़ाई होती थी। सांझ अब बुरा सा मुंह बनाते हुए, अंडरस्कोर पता नहीं तब क्या पसंद थी मेरी, मुश्किल है कोई ढंग के कपड़े हो मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे बाद भी सांझ अपनी अलमारी के सारे कपड़े बाहर फेंकते हुए गुस्से से, अंडरस्कोर क्या बकवास है, एक ढंग की ड्रेस नहीं रखी मैंने, इन सबको आग लगा दूंगी मैं। सांझ बेहद गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी, क्योंकि उसके पास शॉर्ट ड्रेसेस के अलावा कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे कुछ याद आता है, अंडरस्कोर सांझ एक बार ट्राई तो करो बेटा, हम दोनों ने बहुत प्यार से लिया है ये तुम्हारे लिए। सांझ चिढ़ते हुए, अंडरस्कोर लेकिन मम्मा मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, इसकी स्लीव तो देखिए, ये तो मेरा हाथ तक कवर कर लेगी, और ये बहुत लंबी भी है। सुन राजवीर जी उदासी से, बेटा प्लीज उस बिजनेस पार्टी में मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी आएंगे, एक दिन बस ये पहन लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सांझ उस ड्रेस को राजवीर जी से छीनते हुए गुस्से से, अंडरस्कोर पापा अब भी मुझ पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दो, मुझे बात ही नहीं करनी आप ओल्ड मॉडल्स से। ये याद करते हुए सांझ उदासी से, अंडरस्कोर मम्मा पापा को मैंने उस दिन भी कितना हर्ट किया था, और गुस्से में मैंने वो ड्रेस लेकर वेस्टेज ड्रॉर पर फेंक दी थी। सांझ अब अपना ड्रॉर चेक करती है, जहां उसके कुछ पुराने कपड़े रहते थे, और फाइनली थोड़ा ढूंढने पर सांझ को वो ड्रेस मिल जाती है। लेकिन तभी सांझ अब कंफ्यूजन से, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये टाइम कौन सा है, किस ईयर में आई हूँ मैं। इतना कह सांझ टेबल पर रखा फोन लेती है और उसका भड़कैला सा कवर गुस्से से फेंकते हुए आज की डेट देखती है, जहां वो 8 साल पीछे आ गई थी। सांझ अब हैरानी से, मतलब अभी मैं 19 साल की हूँ, स्वीट 19, वाओ, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। इतना कह सांझ खुशी से उछलते हुए, मतलब अभी मैं इतनी ज्यादा भी नहीं बिगड़ी थी, और सबसे बड़ी बात मैं सिंगल थी, मतलब हूँ ये। उद्धरण चिन्ह। सांझ खुशी से गुनगुनाते हुए रेडी होती है और नीचे जाने लगती है कि उसकी नज़र अपने गुस्से में फैलाए रूम पर जाती है, जिसे देख सांझ क्यूट सा पाउट बनाते हुए, अरे गुस्से में मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, लेकिन अब तो साफ करने का भी टाइम नहीं है, वापस आकर देखती हूँ इसे। सांझ अब नीचे हॉल में आती है और सीधे मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। सांझ बेहद सुंदर हीरे से जड़ी राधे कृष्णा की मूर्ति के पास बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ आंखों में अंशु लिए, थैंक यू सो मच, मैं बड़ा करती हूँ, इस नए जन्म को मैं जाया नहीं जाने दूंगी, बस आप इस बार मुझे संभाले रहना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सांझ दिया जलाती है
और प्रसाद लेकर मंदिर से वापस हॉल में आती है, जहां राजवीर जी और सुहाना जी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। जैसे कि उन दोनों ने कौन सा अजूबा देख लिया हो, ऐसे बड़ी बड़ी हो चुकी थी उनकी आंखें। हो भी क्यों न, हमेशा अजीब ड्रेसेस पहनने वाली सांझ ने आज एक वेल डिसेंट ड्रेस पहनी हुई थी, जो आज उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। उद्धरण चिन्ह। पीच पिंक कलर की लॉन्ग ड्रेस और खुले लहराते सिंपल बालों में वो सादगी सी भरी खूबसूरती लग रही थी। सांझ सच में बहुत खूबसूरत थी को उसे अपने पेरेंट्स से मिली थी। राजवीर जी और सुहाना जी आज भी अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते थे, लेकिन कनाडा में शिफ्टिंग के बाद भी वो दोनों ही आज भी अपने देश की संस्कृति में रंगे रहते हैं। सुहाना जी आज भी साड़ी और सूट्स में ही कंफर्टेबल रहती है। सुहाना आज का ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें उनका स्लिम फिगर कमाल का लग रहा था। सांझ बहुत कुछ सुहाना जी पर ही गई थी। वही राजवीर जी ने ऑफिस के लिए ब्लू टैक्सिडो सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम और फिट लग रहे थे। सांझ भी मंदिर से आते हुए अपने मम्मा पापा को देख रही थी और हंसते हुए, कौन विश्वास करेगा कि इस ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम हंट की इतनी बड़ी बेटी भी होगी। सांझ के पेरेंट्स कुछ रिएक्ट करते कि सांझ अपने मम्मा पापा के पास आते हुए, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी खाना खिला दो। 11 इतना कह सांझ सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ दौड़ जाती है। वही राजवीर और सुहाना जी अब तक शॉक्ड थे कि उनकी बेटी आज अपने आप बिना डांट खाए खुद से मंदिर कैसे चली गई। सुहाना जी और राजवीर जी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की सोचते हैं और सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। अब उन दोनों को सांझ बुरे से मुंह का इंतजार था, जो हर रोज हेल्थी फूड से बनता था। लेकिन इससे अलग सांझ एक पल खाने को देखती है, जो कि वेजिटेबल उत्पम था, और फिर एक प्यारी सी स्माइल करते हुए, वाओ उत्पम, थैंक यू मोम, मैंने इसे बहुत मिस किया मम्मा। इतना कह सांझ अपने मम्मा की तरफ अपना मुंह खोल देती है, जिससे सुहाना जी अब हद से ज्यादा हैरान नजरों से राजवीर जी को देखती है, जैसे पूछ रही हो क्या ये सपना तुम ही देख सकते हो। तभी सांझ उदासी से, मम्मा एक बाइट तो खिला दो न मेरे को। अपनी बेटी का इतना क्यूट सा चेहरा देख सुहाना जी शांत होती हैं और बड़े प्यारे से सांझ को खाना खिलाती है। वही सांझ जो इतने सालों बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खा रही थी, अब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी राजवीर जी मुस्कुराते हुए, वैसे मेरी बेटी आज इतनी बदली बदली क्यों है, ये जान सकते हैं हम। उद्धरण चिन्ह। तभी सुहाना जी एक्साइटेडली, हाँ ये तो मुझे भी जानना है। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए, जरूर जान सकते हैं, बिगड़ी हुई सांझ के बदलने का कोई तो कारण है। उद्धरण चिन्ह। सुन राजवीर जी और सुहाना जी एक साथ, क्या। इन दोनों की बेताब हैरान चेहरे को देख सांझ हंसते हुए, वो कारण है आप दोनों और मेरी खुशी, जो को आप दोनों की खुशी में बसती है, बस यही। उद्धरण चिन्ह। ये सुन राजवीर जी और सुहाना जी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, पर अभी भी वो अविश्वास से सांझ को देख रहे थे। पर सांझ को खाना एंजॉय करते देख वो दोनों अब कुछ नहीं कहते। वही कुछ देर बाद सांझ उठते हुए सुहाना जी को किस करते हुए, बहुत अच्छा खाना था मम्मा, अब मैं चलती हूँ, बाय। और मैंने रूम थोड़ा बिगड़ दिया तो मैं आकार साफ कर दूंगी, ओके बाय। और पापा आप मम्मा को अपना रोमांटिक बाय करके जल्दी बाहर आ जाइए। इतना कह सांझ दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। सांझ के जाने के बाद सुहाना जी हैरानी से, वीर मुझे तो अब भी सब सपना सा लग रहा है, हमसे दूर हो चुकी बेटी आज हमें इतने प्यार कर रही है। ये सुन राजवीर जी अपना सर रगड़ते हुए, सुहाना मुझसे तो कुछ नहीं पूछो, मैं खुद होश में नहीं हूँ अब। खैर मुझे मेरी गुड बे किस दो तो मैं जाऊँ। ये सुन सुहाना जी चिढ़ते हुए, आप कभी नहीं सुधरेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन राजवीर जी हंसते हुए, बिल्कुल नहीं। वही दूसरी तरफ इंडिया जयपुर रावत सदन। एक बड़ी शानदार पर पुरानी हवेली जो तोड़ फोड़ की चहल पहल से भरी पड़ी थी, वही मिली एक खूबसूरत स्लिम फिगर और गोरा रंग। 46 साल की प्रेरणा जी और उनके फीट एंड हैंडसम पति 51 साल के विक्रांत रावत से, जो जयपुर की रॉयल फैमिली के साथ अपनी फैमिली बिजनेस के ऑनर भी है। प्रेरणा जी और रावत जी दोनों उदासी से अपने बड़े से हॉल में बैठे हुए थे।
वही प्रेरणा जी की आंखें नम थी। उन दोनों के बेजान उदास चेहरे से ऐसा लग रहता जैसे उनका सब कुछ उनसे बिखर चुका है। दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक्स स्टोरी। वही उनका बड़ा बेटा अयान, उम्र 28 साल, हल्का गेहुआ रंग, काली आंखें, मेसी हेयर, नॉर्मल बॉडी, आंखों में अंशु लिए गुस्से से अपने हाथ कसे पिलर से सटा खड़ा था। तो वही उनका तीसरा बेटा सार्थक, उम्र 18 साल, गोरा रंग, काली आंखें, घुघराले बाल, नॉर्मल बॉडी और क्यूट सा चेहरा, घबराया सा नितेश के पीछे खड़ा था। वही दूसरी तरफ इन सबसे अलग रावत जी का दूसरा बेटा वितर्क रावत, 25 साल, गोरा रंग, हमेशा गुस्से से भड़कती आंखें, बिग मस्कुलर बॉडी, वेल सेट हेयर, जो अब मेसी हो चुके थे क्योंकि वो गुस्से में उस बड़े से हॉल की सारी एंटीक चीजें बेरहमी से तोड़े जा रहा था। वही एक तरफ ये सब देख रावत जी के बड़े भाई रमेश रावत, उनकी बीबी कीर्ति और उनके दोनों बेटे बेहद खुश हो रहे थे। अल्पविराम। और वही रावत जी के पिता, जो सबसे बड़े और परिवार के मुखिया थे, वो गंभीरता से वितर्क की हरकत को देख रहे थे। तभी कीर्ति रमेश जी के कान में खुशी से, इस पागल लड़के ने तो हमारा काम और आसान कर दिया, अब बाबा सा तो और भड़क जाएंगे। ये सुन रमेश जी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। तभी उनका बड़ा बेटा हंसते हुए, अंडरस्को, क्या बात है मम्मी, चाचा जी के ये दोनों बेटे तो हमारी जीत सिरिया बन चुकी है। इस नितेश को भी हमारी सान्या ने क्या सबक सिखाया है, सूरत तो देखो, प्यार में धोखा खाए इंसान की। 11। तभी तोड़ फोड़ की आवाज से गुजता हॉल एकदम खतरनाक शांति से भर जाता है। तभी कीर्ति जी घबराते हुए, अंडरस्को, हे भगवान जी अपने इस पागल बेटे के दूर रखिए हमसे, अमेरिका से 5 साल बाद लौटा है, लेकिन इसका पागलपन अब भी वैसा ही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन प्रेरणा जी सोफे से उठती है और वितर्क की तरफ जाती हैं। तभी रावत जी के पिता सेवंत जी गुस्से से, फैसला यही रहेगा, अब से मेरा बिजनेस किसी रेपिस्ट के ऐसे पिता के हवाले नहीं रहेगा जो अपने रेपिस्ट नाकामयाब बेटे पर विश्वास करता हो। और अब उद्धरण चिन्ह। इसके अंगे सेवंत जी कुछ कहते कि तभी वितर्क गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडरस्को, पहली बात ये बिजनेस मेरे डैड का खड़ा किया हुआ सिर्फ मेरे डैड का, और दूसरी बात मेरे डैड खुद अब एक ऐसे परिवार में एक पल भी सांस नहीं लेंगे जो उनके इतने लाइफ एफर्ट्स और उपकार के बाद भी उनका नहीं हो पाया। तभी विक्रांत जी गुस्से में, वितर्क। उद्धरण। ये सुन वितर्क एक चुप हो जाता है। तभी फिर सेवंत जी गुस्से से, तुम्हारे सभी बेटे एक नंबर के निकम्बे और घटिया है, इस लड़के को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, बस अभी ही पुलिस पहुंचती होगी, और अब तुम भी बेदखल हो मेरे परिवार से। उद्धरण चिन्ह। 1। ये सुन प्रेरणा जी और विक्रांत जी के चेहरे परेशानी के भाव से भर जाते हैं। वो दोनों उदासी से एक दूसरे को देख रहे थे, को अपने निर्दोष बेटे को किसी भी हालत में जेल जाने नहीं दे सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी उनसे उनका सब छीन चुका था। तभी वितर्क गुस्से से झलाते हुए, कोशिश करके देख लीजिए, आपका कोई आदमी मेरे भाई को छू के तो दिखा दे। उद्धरण चिन्ह। वितर्क की ये बात सुन विक्रांत जी जहां सुकून को सांस लेते हैं, वही वितर्क की ऐसी बातें सुन एक पल को सेवांत जी और बाकी सब बेहद हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली लड़का जिसे घर लौटे 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। लेकिन वो अनजान थे वितर्क की नई पहचान से, उसके रोब और गुस्से के पीछे की खतरनाक शख्सियत से। ये जानने के लिए मिलते हैं कल। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। Thank you so much for your love and support, dear friends.